हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड और ब्रिटिश पॉलिसियां रही है। ठीक है। तो ब्रिटिश पॉलिसी में हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी देख चुके हैं और आज देखेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का एक कोट पढ़ेंगे कि द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। कहने का तात्पर्य ये है कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें न केवल जानकारी देती है बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ सद्भाव में बनाती है, सद्भावना बनाती है। जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी मतलब कि सृष्टि में है, जो भी चीज है उससे संभाव्यता बनाती है, उससे समरसता बनाती है। ठीक है। समरूपता बनाती है। तो ये चीजें हैं हाईएस्ट एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन का कोट है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश पॉलिसी फॉर एक्सपेंशन। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बक्सर वार के बाद ट्रीटी होता है 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर वार होता है। और बक्सर वार के बाद होता है आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है। तो इलाहाबाद की ट्रीटी में क्या होता है भाई, कि जिसमें ट्रीटी में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ रहते हैं। ठीक है। 1765 में अगस्त में दो चरण में होता है, एक 12 तारीख को, एक 16 तारीख को। ठीक है। 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को। तो ट्रीटी में आप लोग नवाब ऑफ अवध रहते हैं, मुगल इंपरर रहते हैं और नवाब ऑफ बंगाल होता है। ठीक है। तो हम लोग इसको सेपरेट से देखा जाएगा, बाकी हम डीपली नहीं जाएंगे। तो वहां से क्या होता है, बताने का तात्पर्य यह है कि वहां से क्या होता है कि वास्तविक जो रियल पावर जो होता है ब्रिटिश के हाथ में चली जाती है। मतलब कि फाइनेंशियल जो कैपिटल था, फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब कि बंगाल जो था उस समय का फाइनेंशियल कैपिटल था। जैसे बंगाल है तो बंगाल उस समय का फाइनेंशियल कैपिटल था, फाइनेंशियल। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है, अगर किसी किसी पर अगर कैप्चर करना है तो उसके फाइनेंस पे कैप्चर कर लीजिए, पैसे पे कैप्चर कर लीजिएगा, उसके वित्तीय सेंटर पे कैप्चर कर लीजिएगा तो सब चीज आपके हाथ में आ जाएगी। तो वही चीज वहां पे क्या करते हैं लोग कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो लाया जाता है, ड्यूअल गवर्नमेंट लाया जाता है। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट। देखिए, फर्स्ट टाइम लाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। तो इन्होंने उसी में इलाहाबाद ट्रीटी के बाद ही आता है। ठीक है। इलाहाबाद ट्रीटी के समय ही आता है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक तरफ दीवानी राइट, ठीक है, दीवानी राइट होता है, और एक तरफ होता है फौजदारी। ठीक है। तो दीवानी राइट का मतलब होता है फाइनेंशियल कैप्चर, फाइनेंशियल कंट्रोल, इसको बोल सकते हैं वित्तीय नियंत्रण। ठीक है। तो दीवानी का मतलब होता है वित्तीय नियंत्रण, नियंत्रण। और फौजदारी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता था वो दे देते थे वहां के नवाब को, और बाकी दीवानी जो कंट्रोल होता था वो दे देते थे किसको भाई, वो अपने हाथ में रखते थे। ठीक है। ताकि इसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में। जब आप ब्रिटिश यहाँ पे सबसे पहले देखा थे कि सबसे बड़ा मतलब जो कंट्रोल सेंटर था वो बंगाल था, क्योंकि वो बहुत रिसोर्सेज से धनी थे वो लोग। ठीक है। तो इसलिए उस पर कंट्रोल करना चाहते, उस पर कंट्रोल के बाद धीरे धीरे अपनी पॉलिसियां लाई। तो उसी पॉलिसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पॉलिसी के साथ देखेंगे कि कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इकोनॉमी का आप लोगों ने देखा कि लैंड परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, रैयतवाड़ी क्या होता है, महलवाड़ी, और कैसे उन पे कैप्चर करते हैं, कैसे वहां पे देसी रियासतें पे कैप्चर, रियासतों पे कैप्चर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम जो आया था यहाँ पे रिंग फेंस पॉलिसी आता है। रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब होता है घेरे की नीति। आप लोग देख सकते हैं घेरे की नीति। घेरे की नीति किसने लाया था, वारेन हेस्टिंग ने। तो देखिए, घेरे की नीति क्या होता है भाई, बाद में पढ़ लेंगे, पहले समझ लेते हैं। घेरे की नीति का मतलब होता है कि जैसे देखिए, कोई भी स्टेट जो होता है बफर स्टेट के रूप में उसको बनाइए। बफर स्टेट का मतलब होता है, मान लीजिए कि दो कंट्री है, आज के परस्पेक्टिव से समझिए। दो कंट्री है, एक ये कंट्री है, तो ये इनेमिस कंट्री है और इसके ये इनेमिस कंट्री है। ठीक है। ये बीच वाला जो है, अगर इसको हम कोई भी अगर जो रियल पावर, अगर जिसके पास पावर ज्यादा है, इसको अगर आप कंट्रोल करके इसको बफर स्टेट के दूसरे कंट्री को बना लेते हैं तो ये कंट्री
इस पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है, और इस पर इससे बचने के लिए इसको आराम रहेगा, क्योंकि सबसे बीच में ये आ गया भाई, तो करेंगे तो कंट्रोल तो यहाँ पे हमको हमला करना है, तो ये बीच में आ गया तो कैसे कर पाएंगे। वही ब्रिटिश अपनाते थे। ब्रिटिश क्या करते थे, देखिए अवध को बनाए, अब देखिएगा अवध को पहले बनाए, अवध को आपने देखा कि अवध को बनाए थे, ठीक है, समझते हैं यहाँ पे, तो अवध बफर स्टेट हो गया। और इधर से जो अफगान वाला एरिया था, अफगानी आते थे, ब्रिटिश कहाँ थे, बंगाल में, ठीक है, बंगाल को अपना फाइनेंशियल कैपिटल, तो इसको अवध को इसलिए बनाए थे कि ताकि हम इस पे सीधे हमला ना कर से अफगान। और अवध को बनाने के बाद मिलिट्री प्रोवाइड करते थे, ये खुद का अपना मिलिट्री प्रोवाइड करते थे, लेकिन मिलिट्री का खर्चा कौन उठाता था, ये बफर स्टेट उठाते थे। जैसे अवध उठाता था खर्चा, मिलिट्री तो इन्होंने प्रोवाइड किया, लेकिन इस मिलिट्री का रहने खाने पीने और वेतन ये सब अवध पर लाद दिया जाता था, और उन्हीं के बदौलत, ये बफर स्टेट के बदौलत इन लोगों से लड़के इनको भगाते थे बाहरी शक्ति को, ठीक है। उन्होंने यही काम किया हैदराबाद मराठाओं के साथ, ठीक है, उनको भी बफर स्टेट बनाकर ऐसे कर लिया गया था, ठीक है। तो देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो रिंग ऑफ फेंस की मतलब समझ गए आप, जैसे कि मान लीजिए ब्रिटिश हो गए, अपने चारों तरफ बफर स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई शक्ति उनसे नहीं उलझ सकती है, क्योंकि साथ में सबसे बफर स्टेट रहते थे, ठीक है। तो बफर स्टेट का मतलब समझ सकते हैं, आप समझ गए होंगे, बफर जोन। तो और सब पे मिलिट्री अपना रखते थे, और इन्हीं के खर्चों पे, इन्हीं के पैसों पे, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग बफर जोन टू डिफेंड द कंपनी फ्रंटियर, समझ गए, तो यही चीज है। फिर उन्होंने क्या कहा, अवध के अगेंस्ट में, अफगान के अगेंस्ट में अवध को क्रिएट किया, ठीक है, मराठा और मैसूर के अगेंस्ट में हैदराबाद को क्रिएट किया। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ब्रिटिश थे, मराठा के साथ हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे हैदराबाद को अपना बफर स्टेट क्रिएट कर दिया, और यहाँ ब्रिटिश थे और यहाँ मराठा, तो उनके साथ ये लड़ाई लड़े, ठीक है। तो ये चीजें हो गया, ये हो गया आपका रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी। तो अवध को पहले बनाते हैं, फिर बाद में हैदराबाद को बनाते हैं। अवध को किसके अगेंस्ट में बनाते हैं, अफगान के डर से बनाते हैं कि अफगान डायरेक्ट हम पे हमला ना करे, और हैदराबाद को बनाते हैं बफर स्टेट का, मराठा और मैसूर के वार में, ठीक है। तो मराठा और मैसूर वार हम लोग अलग से देखेंगे, अफगान वार अलग से देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है सहायक संधि, जो कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई, लॉर्ड वेल्जली ने। ये घेरे की नीति का एक अगला रूप है, ठीक है। तो लॉर्ड वेल्जली ने 1798 से 1805 में इन्होंने किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें देखते हैं कि सहायक संधि में क्या होता था भाई। तो सहायक संधि में मैं समझा देता हूं। तो सहायक संधि में क्या होता था कि सहायक संधि में वही चीज है, जैसे कि अपना जो क्या होता था कि किसी कंट्री पे बफर स्टेट के माध्यम से, वो अगला पहला रूप तो आपने देख लिया, बफर स्टेट क्रिएट कर दिए, लेकिन उसके बाद जो कंट्री जीतते थे, जो प्रेसिडेंसी जीतते थे, कंट्री नहीं सॉरी, प्रेसिडेंसी जो जीतते थे, जो रियासतें जीतते थे, तो उसमें क्या करते थे, अपना डिफेंस रख देते थे। डिफेंस मतलब अपना मिलिट्री रखते थे, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। फिर उसको क्या करते थे, मिलिट्री का खर्च, रहने खाने और सब कुछ मेहनता ना उनको, मतलब वेतन, सब इस देशी रियासत पे, इस स्टेट पे निर्भर करता था, और इन्हीं के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। ये डिफेंस का खर्चा। तो पहला हो गया डिफेंस। दूसरा क्या होता था भाई, दूसरा फॉरेन रिलेशन। फॉरेन रिलेशन जो विदेशी जो संबंध था, वो बिना पूछे, ब्रिटिश से बिना पूछे ये रियासत नहीं ले सकता था, अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता था, क्योंकि यहाँ पे इनको कंट्रोल करने के लिए अपना एक गुप्तचर रखते थे इन्होंने, फॉरेन रिलेशन के लिए। बिना इसके ऑर्डर से, बिना इसके पूछे हुए ये अपना खुद निर्णय नहीं ले सकते थे, खुद मतलब रिलेशन नहीं स्थापित कर सकते थे, समझ गए। ये चीजें हो गया। तो फॉरेन रिलेशन में ये हो गया। फिर सब कुछ मतलब देखिए, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इनके पे रहता था, ज्यादा से ज्यादा कर वसूलते थे, ज्यादा से ज्यादा पैसे लेते थे, और फिर ये सब चीजें सब्सिडरी अलायंस में इन्होंने
किया। फिर इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन में 1765 के ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में डिफेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट, ठीक है। फिर 1787 में कर्नवालिस ट्रीटी विद कर्नाटक फॉर कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर, ठीक है। तो कर्नवालिस के द्वारा जो ट्रीटी हुआ था कर्नाटक में, वो कर्नाटक के साथ वो कंट्रोल हुआ था, इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसा चीज हुआ, तो ये सब्सिडरी अलायंस में आता है। और देख लीजिए ये सब्सिडरी अलायंस में क्या क्या आता है भाई, कौन कौन से स्टेट आते थे। तो पहला जो 1798 हैदराबाद को इन्होंने किया कंट्रोल, फिर 1799 मैसूर को किया, 1801 में अवध को किया, 1803 में भोसले को किया, 1804 में सिंधिया को किया, फिर 1818 में होलकर, फिर 1818 में ही जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, ठीक है। एक मिनट, तो आप लोग समझ गए किसको किसको इन्होंने अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब आगे पढ़ते हैं। आगे एक सर्वोच्चता का सिद्धांत है, तो सर्वोच्चता का सिद्धांत हम लोग देखेंगे बाद में, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी सर्वोच्चता का सिद्धांत है, इसको लास्ट में देखा जाएगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखते हैं कि ये हड़प नीति क्या होती है। तो ये हड़प नीति जो होता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 में लाया जाता है इसको। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है, इसको मैं समझा देता हूं, अगर कोई भी रियासतें हैं, कोई भी देसी रियासत है, मान लीजिए आप लोग उदाहरण एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी देसी रियासत, झांसी को जैसे ले लीजिए, झांसी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक एडॉप्शन वाला, दत्तक पुत्र जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दत्तक पुत्र, जो एडॉप्शन हो गया दत्तक पुत्र। तो दत्तक पुत्र अगर होगा, दत्तक पुत्र मतलब कि एडॉप्टेड किया हुआ पुत्र को आप राजगद्दी पे नहीं बैठा सकते, इन्होंने ऐसा ले दिया। अगर आपने बैठाया, हमारी पॉलिसी को खंडन किया, हमारे रूल को तोड़ा, तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आपका जो राज्य होगा उस पर अपना कंट्रोल कर लेंगे। कहने का तात्पर्य ये होता है। झांसी में आए, जैसे झांसी का एग्जाम्पल लीजिए, उन्होंने अपना पुत्र उनके पास नहीं था, झांसी की रानी के पास, लक्ष्मीबाई के पास, तो उन्होंने अपना एडॉप्ट किया तो इन्होंने चढ़ाई कर दिया था, ठीक है। तो चढ़ाई कर दिया था, तो ये एडॉप्शन। एक दूसरा चीज है कि अगर आपसे कोई समझेगा कि आप अगर आप कैपेसिटी नहीं है आपको, मतलब शासन चलाने का, तो शासन चलाने का कैपेसिटी नहीं है, तो उस पर भी अगर माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा के, मतलब कि कुप्रशासन का आरोप लगा के, माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कुप्रशासन, कुप्रशासन का आरोप लगा के आपको उतार सकते हैं। तो कुप्रशासन के आरोप लगाकर किस पे उतारा था भाई, अवध पे, अवध पे कुप्रशासन का आरोप लगे, ताकि आप कैपेसिटी आप में नहीं है शासन चलाने की, सत्ता आपके पास पावर नहीं है, इसलिए हम उस पे कैप्चर करते हैं। तो ये होता है हड़प नीति, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड डलहौजी ने, 1848 से 56 तक रहा, ठीक है। अब देखिए कैसे किसको करता है। फिर देखिए फर्स्ट में 1848 में सतारा को करता है, फिर 49 में जैतपुर को, फिर 49 में संबलपुर को, 50 में बागत को, फिर 1852 से 54 में उदयपुर को, 53-54 में झांसी को, कहीं 53 मिलता है कहीं 54 मिलता है, ठीक है। फिर देखिए फिर 54 में ही नागपुर को करता है, और अवध को 1856 में किस पर चार्ज क्या लगाता है, चार्ज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन कुप्रशासन जिसको बोलते हैं कुप्रशासन, कुप्रशासन का आरोप आरोप लगाकर इसको ले लिया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि आपका घेरे की नीति क्या है, सहायक संधि क्या है, हड़प नीति क्या है, तो रिंग ऑफ फेंस क्या है, मतलब इंग्लिश में सब्सिडी अलायंस क्या है, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो पैरामाउंटेंसी अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पैरामाउंटेंसी का मतलब होता है सर्वोच्चता का सिद्धांत, इसको हिंदी में परमोच्चता का सिद्धांत भी कहते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था, 1813 में लाया गया था। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग का मतलब होता है, लॉर्ड हेस्टिंग जो वहां गवर्नर था उस समय का गवर्नर थे, वहां का नहीं, इंडिया में गवर्नर बना के आया था ये, ठीक है। फिर देखिए तो इसमें क्या, कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स ऑथोरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट इंडियन स्टेट। कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना, अपनी पावर को
देसी रियासत पे थोपना, उनसे बड़ा बताना, इसी को बोलते हैं परमोच्चता का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं सर्वोच्चता का सिद्धांत। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए इसमें कौन कौन सा, कित्तूर, रानी चिन्नमया वाला एरिया, ठीक है। फिर आइए सिंध, पंजाब, इसको ब्रिटिश ऑफ पारामाउंटेंसी एप्लीकेबल था, इसको प्रमुखता का सिद्धांत बनाया गया था, इसको, इसके अंडर में ये सब आते हैं, इन पे वो थोप के अपना हस्तगत कर लिया था। तो इस लेक्चर में इतना देखे आप लोग, और ये देखिए मैप में देख लीजिए आप लोग, घेरे की नीति, यहाँ पे घेरे की नीति मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अवध है, अवध यहाँ पे है ना, तो ये अवध, यहाँ से अफगानी आते थे, बंगाल में ये रहते थे, बंगाल में ब्रिटिश आए थे तो कैप्चर यहाँ ब्रिटिश का यहाँ पे था। तो अपने आप सामने एक बफर स्टेट, इसको बफर स्टेट कहते हैं, जो कि अगर कोई बाहरी आक्रांता आया तो यहाँ पे है, पहले इससे निपटने से पहले इससे निपटेंगे, बाद में हमारे पास पहुंचेंगे। तो इससे बढ़िया है कि इसको हम लोग बफर स्टेट अगला अपने सुरक्षा के लिए, कि डायरेक्ट यहाँ बंगाल में कोई ना आ पाए, कि ताकि हम लोग मतलब कि अस्त व्यस्त हो जाए। तो यहाँ पे अपना मिलिट्री रखते थे, और इन्हीं के खर्चों पे अवध शासक इसका खर्च उठाते थे, जो नवाब होते थे अवध के, वो खर्च उठाते थे और मिलिट्री प्रोवाइड करते थे, ताकि और इनसे लड़ते थे और यहीं से भगा देते थे, अंदर आने ही नहीं देते थे। तो ये हो गया बफर स्टेट, इसी को बोलते हैं घेरे की नीति। अब मान लीजिए कि बंगाल है तो बंगाल की तरफ इधर अवध को कर लिए, हैदराबाद कर लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बना लिए, बफर स्टेट क्रिएट कर लिए, और धीरे 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 पूरी इंडिया में अपना शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। तो ये चीज हुआ। सहायक संधि वही कि कोई मान लीजिए कि रखा, यहाँ पे है देसी रियासत, यहाँ पे अपना डिफेंस रखता है मिलिट्री, इन्हीं के खर्चों पे, यहाँ पे अपना क्या रखता है, गुप्तचर रख रहा है, ताकि आप फॉरेन रिलेशन, अगर विदेशी संबंध अगर किसी से बनाना है तो आप बिना पूछे इनसे नहीं बना सकते हैं, इनके आदेश पर ही बना सकते हैं, किससे बनाना है हमारा संबंध, किससे नहीं बनाना है, ये आदेश देते थे, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी इनके लिए ये भी था, यहाँ से पैसा वसूलते थे, टैक्स भी लेते थे, सब कुछ था यहाँ पे। तो ये सहायक संधि हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ही कुछ होगा, और आप लोगों को फ्लो चार्ट के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से सही रहे। तो चलिए, इतना के लिए